हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो करंट अफेयर्स के लिए फिर से नया सेशन में लेके आ गया हूँ आपके लिए। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास सेव कर लेना है। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे भी खांसी हो रही है, तो आप लोग बीच बीच में एडजस्ट कर लेना मेरी खांसी को। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले 4-5 दिन में है तब तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अभी 1-1.5 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम है तो सबसे अच्छा ये है कि आप इसे कॉपी में नोट कीजिए। तो हॉकी का मुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी संबंधित 2025 का ये जीता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। किसी टेस्ट मैच की एक पारी में मिनिमम टीम स्कोर का जो रिकॉर्ड है वो न्यूजीलैंड का है 26 रन का। सबसे कम किसी एक पारी में न्यूजीलैंड ने 26 रन बनाए। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम अपनी एक पारी में मात्र 27 रन पर सिमट गई। इसमें स्कॉट बॉलैंड ने हैट्रिक ली थी। इसी मैच में जो ऑस्ट्रेलिया का स्कॉट बॉलैंड है उसने हैट्रिक ली थी और ये टेस्ट मैचों में 49वीं हैट्रिक थी। भारत का जो न्यूनतम स्कोर है किसी पारी में वो 36 रन का है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी तो उसमें भारतीय टीम एक पारी में 46 या 47 रन पर सिमट गई थी। तो वो हमारी अपनी ज़मीन पर 46 या 47 रन का भारत का सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड है। लेकिन ओवरऑल जो रिकॉर्ड है भारत का 36 और सबसे कम न्यूजीलैंड का 26 और हाल ही में वेस्ट इंडीज़ 27। आईसीसी के नए सीईओ बने हैं भारत के संजू गुप्ता। स्मृति मंधाना इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने T20 मैच में शतक लगाया। अब ये भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने टेस्ट T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में भारत की ओर से खेलते हुए शतक लगाया है। ये भारत की ओर से सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। इन्हीं के पास जो है वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। अच्छा, एक और हैं भारत की खिलाड़ी, उन्हें लेडी सहवाग कहा जाता है, शेफाली वर्मा। 18वां आईपीएल जो लास्ट जून में समाप्त हुआ था, 18वां आईपीएल बीच में पोस्टपोन भी हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाएं हुई थी। तो 18वां आईपीएल 2025 का इस बार जो जीता फाइनल में 3 जून को, ये तो नहीं आएगा खैर कि 3 जून को फाइनल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, आरसीबी ने जीता नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पंजाब को हरा करके। पंजाब के एस की फुल फॉर्म क्या है, पंजाब किंग्स सुपर 11 ऐसे करके शायद कुछ है। तो खैर आरसीबी ने जीता पंजाब को हरा करके। आरसीबी ने आईपीएल पहली बार जीता। ये आईपीएल का 18वां सीजन था, पहला सीजन 2007 में हुआ था और इसमें कुल 10 टीम थी, 74 मैच खेले गए। आरसीबी के कप्तान थे रजत पाटीदार और पीबी पंजाब के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। धोनी सीएसके चेन्नई के कप्तान और ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान और शुभमन गिल गुजरात के कप्तान, हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान और एकमात्र विदेशी खिलाड़ी जो किसी आईपीएल टीम का कप्तान था वो था पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का है ये, और ये कप्तान था सनराइजर्स हैदराबाद का। फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहे वो कृणाल पांड्या रहे और इस पूरे सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड मिला वो मिला सूर्य कुमार यादव को। इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अवार्ड दिए जाते हैं। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए साई सुदर्शन को 759 रन बनाए इन्होंने, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का पर्पल कैप अवार्ड मिला प्रसिद्ध कृष्णा को, इन्होंने 25 विकेट लिए। फेयर प्ले ट्रॉफी चेन्नई के पास गई और उभरता खिलाड़ी या इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड गया साई सुदर्शन के पास। जल्दी जल्दी इनको समझ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बातों को घुमा फिरा करके आपसे बातें की जाएं और वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाया जाए। सीधी बात, नो बकवास। तो सबसे बड़ी पारी इस आईपीएल के सीजन में रही 141 रन की इंडिविजुअल पारी, सबसे बड़ी 141 रन की रही सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा की। और सबसे ज़्यादा छक्के निकोलस पूरन, और इस पूरे सीजन में एकमात्र हैट्रिक रही यजुवेंद्र चहल की। और वैभव सूर्यवंशी जो कि मात्र 14 साल के हैं, उन्हें स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया। वैभव सूर्यवंशी जो हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम में हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं और आईपीएल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने ये, अब तक के इनका रिकॉर्ड रहा। मात्र 14 साल इनकी उम्र है और 14 साल की उम्र में ही इन्होंने आईपीएल में शतक बना दिया, ये भी एक रिकॉर्ड रहा। सबसे तेज शतक बनाने वाले युवा बल्लेबाज बने ये और इन्होंने मात्र 35 गेंद पर शतक बनाया। पहला आईपीएल 2007 में खेला गया था जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। शेन वॉर्न उस टीम के कप्तान हुआ करते थे, अब तो दिवंगत हो गए वो। अब यहाँ से आके दूसरा टॉपिक लेते हैं, अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023, ये संसद ने पास किया।
अब इससे तीनों सेनाओं में सबसे ऊपर एक नई पोस्ट बन गई है जिसका नाम हो गया कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड, कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड। अब ये जो पोस्ट है सीडीएस से भी ऊपर हो गई है। ये अब तीनों सेनाओं का नियंत्रक होगा। इसे तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं या कार्मिक हैं उन पर प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार होगा। और ये अब सेना के ये जो अधिकारी ये सेना के किसी भी अंग को आदेश दे सकता है। फिलहाल हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्हीं को ही हमने ये पद दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिभा सेतु योजना क्या है? इसमें ये केंद्र सरकार की योजना है प्रतिभा सेतु योजना। इसमें क्या है कि जो भी प्रतिभागी जो आईएएस या यूपीएससी जो आमतौर पर उसको आईएएस का एग्ज़ाम बोलते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो हर साल होता है, इसमें वो सारे प्रतिभागी जो इंटरव्यू तक जाते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन उन्हें कोई भी पोस्ट मिली नहीं, तो अब जिन्होंने इंटरव्यू दिया है बट उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिली है, तो उन्हें केंद्र सरकार और निजी सरकार के एंटरप्राइजेज में नौकरी दी जाएगी। इस योजना को नाम दिया गया है प्रतिभा सेतु योजना। शुभांशु शुक्ला ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं हाल ही में। तो ये वायुसेना से हैं, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं, लखनऊ के निवासी हैं ये। और ये जो एक्सियम 4 मिशन से गए थे, एक्चुअली इन्हें हमने अंतरिक्ष में जो भेजा या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो हमने भेजा, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा कि सन 2027 में हमारा गगनयान प्रस्तावित है। गगनयान का मतलब क्या है कि हम 2027 में एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेंगे जो पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में, पृथ्वी कक्षा के निचले ऑर्बिट में जाएगा और जाने के बाद वापस सुरक्षित धरती पर लौटेगा। और इसमें हम जो हैं अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान में भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो हमने इस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट शॉर्टलिस्ट किए हैं। उन 4 में से एक हैं शुभांशु शुक्ला। तो 2027 का जो हमारा मिशन है उसकी तैयारियों के लिए इनको भेजा गया। तो जिस मिशन से गए उस मिशन का नाम है एक्सियम 4। ये एक्सियम 4 जो एक्सियम जो है यूएसए की निजी कंपनी है जिसने इस मिशन का संचालन किया, और ये मिशन संभव हुआ नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से। ये लोग गए फाल्कन 9 रॉकेट से जो कि स्पेस एक्स का है, और इस फाल्कन 9 रॉकेट में जिस जगह पर या जिस कैप्सूल में ये बैठे उसका नाम था ड्रैगन। तो ड्रैगन कैप्सूल भी जो है वो इस स्पेस एक्स का ही है। 26 जून को ये आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े। 26 जून को 25 जून को इनकी धरती से रवानगी हुई, 26 जून को ये स्पेस स्टेशन से जुड़े। अब इन लोगों के साथ पैगी विट्सन थी। पैगी विट्सन जो थी इस पूरे मिशन की कमांडर थी। पैगी विट्सन जो है नासा की एस्ट्रोनॉट हैं, पूरे मिशन की ये कमांडर थी। पैगी विट्सन जो हैं अंतरिक्ष में अब कुल 5 बार, इससे पहले 5 बार जा चुकी थी। पैगी विट्सन जो थी इससे पहले अंतरिक्ष में 5 बार जा चुकी थी, और इनके पास इससे पहले तक 675 दिन। चलिए यहाँ पर एक गलती हो गई, मैंने बीच में अपने वीडियो को पॉज कर दिया था और उसके बाद मैं भूल गया मैंने कहाँ पॉज किया था। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ शुभांशु शुक्ला जो मैंने लिखे हैं यहाँ से मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपने इसको सुन लिया तो थोड़ा आगे बढ़ा देना, मैं भूल गया मैंने कहाँ से पॉज किया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही है। हाँ चल रही है। तो शुभांशु शुक्ला वायुसेना में हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, लखनऊ के निवासी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए। इस मिशन का नाम था एक्सियम 4। एक्सियम जो है ये यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एक्सियम के इस मिशन को सहायता दी नासा और स्पेस एक्स ने, यानी कि तीनों का संयुक्त मिशन था ये। अब ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री थे जो इस मिशन से गए। इसमें जो इस ग्रुप की जो लीडर थी या मिशन की जो कमांडर थी वो थी पैगी विट्सन। पैगी विट्सन नासा की एस्ट्रोनॉट्स हैं। पैगी विट्सन इससे पहले 5 बार अंतरिक्ष में जा चुकी थी और इनके पास 675 दिन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताने का अनुभव था। बाकी 2 लोग, एक पोलैंड के और एक हंगरी के थे। ये लोग 25 जून को धरती से रवाना हुए थे और 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े थे। ये जिस रॉकेट से गए उसका नाम था फाल्कन 9, और जिस कैप्सूल में ये बैठे उस कैप्सूल का नाम था ड्रैगन। ये दोनों ही स्पेस एक्स के हैं। फाल्कन 9 और ड्रैगन जो हैं वो दोनों ही स्पेस एक्स के हैं। अच्छा, शुभांशु शुक्ला जी को भेजने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि 2027 में हमारा गगनयान मिशन प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा में स्पेस में भेजेंगे और सुरक्षित उनको वापस लेकर के आएंगे। ठीक है। तो अब शुभांशु शुक्ला जो हैं
उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया है। इन 4 में से किन्हीं 3 को भेजा जाएगा। तो शुक्ला जी की तो सीट रिजर्व हो गई। अब जो बाकी 3 बचे हैं उनमें से कोई 2 और जो हैं स्पेस में जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए भारत से राकेश शर्मा। रूस के सोयूज T11 मिशन से वो गए थे, लेकिन स्पेस स्टेशन पर वो नहीं गए थे। हालांकि लगभग 10 या 11 दिन अंतरिक्ष में रह गए। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, राकेश शर्मा 1984 में सोयूज T11 से गए थे और इन्होंने एक सैल्यूट 7 नाम का स्पेस स्टेशन था ऊपर, उस सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन में 11 दिन बिताए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये नहीं गए थे, उस समय बना भी नहीं था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो पहले राकेश शर्मा, उसके बाद गोपीचंद ठोटागुरा अंतरिक्ष में गए एक पर्यटक के रूप में। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक थे जो स्पेस में एज ए टूरिस्ट गए। ठीक है, तो टोटल 3 पुरुष हैं जो स्पेस में गए। उनमें से स्पेस स्टेशन पर पहली बार गए हैं शुभांशु शुक्ला। इसके अलावा भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी जो हैं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनेगा। उत्तर प्रदेश में अब लोमड़ी और सियार का हमला भी राज्य आपदा माना जाएगा। तो उस ये दूर बंद कर देना। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र आगरा में बनेगा, आगरा में सिंगना में। जून 2025 में मोदी जी ने 3 देशों की यात्रा की, क्रमशः साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। साइप्रस ने इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियास III। कनाडा में इनका जाने का मकसद था वहां पर G7 की बैठक में एज ए गेस्ट के रूप में भाग लेना। G7 में और कौन से देश हैं? USA, फ्रांस, UK, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान और पूरा यूरोपीय यूनियन एक यूनिट के रूप में। इस बार जो G7 का सम्मेलन हुआ वो कनाडा के कैलगरी में हुआ, कलगरी प्रांत के कनानास्कस में हुआ पिछले जून में। अब जो नेक्स्ट होना है वो तुर्की में होना है। G7 का नहीं सॉरी, वो नाटो का होना, सॉरी नाटो का जो नेक्स्ट सेशन होना है वो तुर्की में होना है। फिलहाल G7 का पता नहीं कहाँ होना है, जैसे ही पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य जो होंगे वो होंगे लाटविया, लाइबेरिया, कोलंबिया, बहरीन, इसका पूरा नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। लाटविया, लाइबेरिया, कोलंबिया, बहरीन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर बंगाल। गेहूं में नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 पंजाब और नंबर 4 हरियाणा। मक्का में नंबर 1 एमपी और नंबर 2 कर्नाटक। जौ के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र और बाजरा में राजस्थान। ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने 25 दिसंबर सन 2015 को दुनिया के बेहतरी के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनका नाम था यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिशन या SDGs बोलते हैं इनको, या सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं। इनको 2030 तक पाना है। अब इनका अक्सर कई एग्जाम में मैंने देखा है कि वो इनका क्रम पूछता है, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सारे के सारे 17 मैंने लिखे नहीं है और ना ही आप उनको याद कर पाओगे। जो खास मेरे तजुर्बे से जो अक्सर पूछ रहा है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला गरीबी से मुक्ति, दूसरा भूख से मुक्ति, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, चौथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता। तो ये 5 तो आप लगातार आप याद कर लेना, ये 5 तो आप लगातार याद कर लेना, करना ही करना। उसके बाद इन 5 को तो आपने याद करना ही करना है। ठीक है, फिर छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, 10वां है असमानता में कमी, 13वां जलवायु कार्यवाही, 14वां जल के नीचे जीवन, 15वां धरती पर जीवन और 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारियाँ। इन सभी लक्ष्यों को पाने के लिए पार्टिसिपेशन या भागीदारियाँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फिर कह रहा है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत विकास सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है यूएनओ द्वारा। और ये सूचकांक जो होता है वो 0 से 100 नंबर तक का होता है। ये सूचकांक 0 से 100 नंबर तक का होता है और ये इंडेक्स बताता है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किस देश ने क्या प्रोग्रेस की है। ठीक है, अब इस सूचकांक में अगर आपका वैल्यू हाई है तो उच्च प्रगति है, यानी कि ज़्यादा नंबर हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, कम नंबर हैं तो आप कम अच्छा काम कर रहे हैं। 2025 के लिए जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें पहले
दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क हैं। और इसमें सबसे नीचे है साउथ सूडान, 167वां नंबर है इसका। भारत की रैंक इसमें 99वीं है और भारत की का जो इंडेक्स है इसमें वो है 66.95। अब टॉपिक चेंज करते हैं। एक सैटेलाइट है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जो सैटेलाइट है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और नासा, इसरो और नासा दोनों ने मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम निसार है। ठीक है, ये क्या है, एक सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है इसका काम क्या है, जैसे आप लोग समझते हो ना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदी उपग्रह, उस टाइप का ये सैटेलाइट, उस टाइप का सैटेलाइट है। इसे आप निगरानी सैटेलाइट भी कह सकते हो, इसे आप नेविगेशन सैटेलाइट भी कह सकते हो, जासूसी ना, नेविगेशन में गलत बोल गया, हालांकि नेविगेशन के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका मकसद नेविगेशन नहीं है, खोजबीन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है, मकसद है निगरानी, सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण, कुछ हद तक आप जासूसी भी कह सकते हो। ठीक है, कैसे, ये जो है, अब जैसे ये हमारा ये ग्लोब है, हमारी धरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर घूमता रहेगा, इस तरह से इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है, और इस ऑर्बिट में घूमते हुए ध्यान रखना, ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के ऊपर घूमेगा। ये इस ऑर्बिट में घूमते हुए ये हमेशा 747 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा, 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। कौन सी कक्षा में? सूर्य समकालिक कक्षा में। अच्छा, इसको सूर्य समकालिक कक्षा नाम क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया कि ये उपग्रह हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगा और ये जब भी किसी एक इस विशेष स्थान से गुजरेगा वहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा एक सा रहेगा। तो नासा और इसरो दोनों का है ये। इसकी लॉन्चिंग हुई सतीश धवन में, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण यान से इसकी सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसकी लॉन्चिंग हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रॉकेट से, GSLV S16 से इसकी लॉन्चिंग हुई, GSLV S16 से इसकी लॉन्चिंग हुई। इसमें दो बैंड है, L बैंड और S बैंड। इसमें L बैंड जो है वो नासा ने लगाया है और इसरो ने लगाया है इसमें S बैंड। इसका वजन है 2393 किलोग्राम और इसकी खूबी यह है कि ये भूमि यानी कि पृथ्वी की सतह, बर्फ की सतह कि हर मौसम में, दिन या रात, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में दिन या रात में हमेशा उसकी हाई रेजोल्यूशन या HD जिसे आप कहते हो वो फोटो लेता रहेगा। ठीक है, और ये प्रत्येक स्थान का हर 12 दिन में सर्वेक्षण करेगा और पृथ्वी पर नीचे डाटा भेजता रहेगा। अच्छा, हमने पहले भी ऐसे सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किए हैं, जैसे कार्टोसैट वगैरह लॉन्च किए पहले भी इस तरह के सैटेलाइट, लेकिन वो जो सैटेलाइट थे वो केवल भारतीय सीमा तक सीमित थे। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो एक साथ पूरी पृथ्वी पर नज़र रखेगा। ये अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी महासागरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का व्यापक डाटा जो है वो भेजता रहेगा। इसीलिए इसको कहा गया है पृथ्वी का MRI स्कैनर। पृथ्वी का MRI स्कैनर इसको इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी की पूर्व चेतावनी देने में भी सक्षम है। तो बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति बन गए हैं, CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए हैं वी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके। वी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके NDA के CP राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ये भारत के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। इनका चुनाव 9 सितंबर को हुआ और वोटिंग संसद भवन में हुई। आर्टिकल 66 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा दोनों सदनों के मेंबर्स से होगा। अच्छा देखें, राज्यसभा में 233 + 12 और लोकसभा में 543 मेंबर हैं, कुल होते हैं ये 788, लेकिन कुछ रिक्तियां थी तो इस बार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 781 वोट थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ज़रूरी है कि जब वो अपना नामांकन पत्र भरे तो उस नामांकन पत्र पर 20 अलग अलग सांसदों के प्रस्तावक के रूप में और 20 सांसदों के समर्थक के रूप में सिग्नेचर होने चाहिए और इसमें जमानत राशि जो है वो 15,000 की है। ठीक है, और एक व्यक्ति अधिकतम नामांकन पत्रों के 4 सेट दे सकता है, नामांकन पत्रों के 4 सेट जमा कर सकता है एक व्यक्ति अधिकतम। और ये जो हमारे CP राधाकृष्णन हैं जो कि NDA के उम्मीदवार हैं, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे।
और वी सुदर्शन रेड्डी जो हारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जस्टिस थे। ठीक है सर। पीसी मोदी इस चुनाव में मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा पेज कट गया है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इस चुनाव में पीसी मोदी जो हैं, जो कि राज्यसभा के महासचिव हैं, पीसी मोदी इस चुनाव में यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के सुझाव पर चुनाव आयोग द्वारा की गई। ठीक है। शुभांशु शुक्ला फिर आगे चर्चा में। शुभांशु शुक्ला वाला ये जो मिशन था ये 14 दिन के लिए था, लेकिन मौसम और कुछ और दिक्कतों की वजह से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुल 18 दिन रहे, ध्यान रखना। 25 जून को उड़े थे, 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े थे और इनकी वापसी हुई 15 जुलाई को, यानी कि इनका जो कैप्सूल है ड्रैगन 15 जुलाई को पृथ्वी पर लैंड हुआ। और ये कहाँ पर लैंड हुआ? प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, सैन डियागो जो कि यूएसए का शहर है उसके तट पर। ठीक है, अमेरिका में, सैन डियागो में, प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है। तो हमारा जो गगनयान है वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा, जिसे हम कहते हैं लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसमें जाएगा। राज्यसभा में 4 नए नॉमिनेशन हुए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, उज्ज्वल निकम और सदानंद मास्टर। जून 2025 में 32 सदस्यीय नाटो में कितने सदस्य हैं? 32 का सम्मेलन हुआ हॉलैंड की राजधानी द हेग में। ठीक है। नाटो पहली बार 1949 में बना था और इसमें मेंबर थे 12। ठीक है, कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे। इसका जो 2026 का सम्मेलन होगा नाटो का वो तुर्की में होगा। पेंतोत गटर्न सिनवात्रा, ये पेंटोगन सिनवात्रा जो हैं ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री भी थी। और थाईलैंड और उसके पड़ोसी देश के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में इन्होंने उस दूसरे देश के राष्ट्रपति को फ़ोन कॉल किया, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, उसके लेकर के ये विवाद में आ गई और इन्हें इनके पद से हटना पड़ा। सर्जियो गोर इंडिया में, भारत में, सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। अनीस दयाल सिंह अब नए सीडीएस बने हैं। शिबू सोरेन ये दिवंगत हो गए और ये इन्हें दिशोम झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और इन्हें कहा जाता था दिशोम गुरु। जगदीप धनखड़ साहब ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था और आर्टिकल 68 कहता है हमारे संविधान का कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का रिक्त हो जाए तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र हो जाए। कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। असीम घोष हरियाणा के, पुसापति अशोक गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो लाइफ बॉय 7 जिसका आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की पहली महिला सीईओ और एमडी बनी हैं। पराग जैन रॉ के नए चीफ बने हैं। सोनाली मिश्र रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ जिसे आप कहते हैं उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इरडा जो बीमा रेगुलेशन का काम करता है, इरडा, वो उसके नए चीफ बने हैं अजय सेठ। फौजा सिंह ये जो थे बहुत ही उम्रदराज, इनके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र के मैराथन धावक का रिकॉर्ड था। 114 साल की आयु में इनकी मौत हो गई और एक सड़क दुर्घटना में, फौजा सिंह। ग्यारहवां मक्का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। 11वां मक्का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है। 2025 एनजे ये एक विशाल उल्कापिंड है। 2025 एनजे एक विशाल उल्कापिंड है। ये हाल ही में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरा था, हालांकि इसके धरती से टकराने की संभावना नहीं थी। ये अपोलो वर्ग का उल्कापिंड था। अपोलो वर्ग के जो उल्कापिंड होते हैं वो ऐसे उल्कापिंड हैं जो सूरज के चारों ओर लंबवर्तीय कक्षा में समय समय पर पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं। मतदाता सूचियों का, वोटर लिस्ट का विशेष गहन परीक्षण अभियान SIR सर काफ़ी चर्चित रहा बिहार में, इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 326 कहता है कि जो भारतीय नागरिक होगा उसे ही वोट देने का अधिकार है। निमिषा प्रिया अतीत में बहुत चर्चित रही थी। ये एक
यमन में निमिषा प्रिया जो हैं केरल से गई थी, यमन में रहती थी और इन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। हालांकि बाद में वो सज़ा स्थगित हो गई थी। सात्विक और चिराग शेट्टी जो हैं बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है। अर्धकुंभ 2027 इस बार कहाँ होना है? अर्धकुंभ 2027 कहाँ होना है इस बार, आपको पता है? हरिद्वार में होना, वेरी गुड। और उत्तराखंड में नंदा राज्यात यात्रा 2026 में, ये भी उत्तराखंड में होनी है। नक्शबंद शाही मज़ार ये श्रीनगर में है और हाल ही में एक खबरों में रही। 1931 में यहाँ पर महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड में एक आदेश जारी हुआ है जिसमें सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में गीता के श्लोकों को भी पढ़ा जाएगा। पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर अब अभियुक्त को उम्र कैद तक की भी सजा दी जा सकती है। बटाला मुंडो बैंड जो है वो, इस बैंड ने ब्राज़ील में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रस्तुति दी थी। शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन में कुल 18 दिन रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और इस दौरान इन्होंने स्पेस स्टेशन पर जो लैब है उसमें 12 दिन बिताए थे। बिहार में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांशी भौमिक ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, भारत की उभरती हुई। इन्होंने अंडर 15 वर्ग में चीनी खिलाड़ियों को हरा करके एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। बियान मुल्डर ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। इन्होंने हाल ही में एक टेस्ट मैच में नॉट आउट 367 रन बनाए और सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में जो रिकॉर्ड है वो लारा का है, 400 नॉट आउट का। उसके बाद मैथ्यू हेडन, ब्रायन लारा, महिला जयवर्धने और बयान मुल्डर। तो खैर इनको तो आप मत याद करना, 367 बयान मुल्डर दक्षिण अफ्रीका के ये आ सकते हैं। ये ज़्यादा चर्चा में और इसलिए आ गए थे कि इनके पास मौका था कि लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने लारा के सम्मान में अपनी पारी को घोषित कर दिया और रिकॉर्ड तोड़ने से मना कर दिया। जो पुराना राजपथ होता था इंडिया गेट के पास, उसका नया नाम हो गया कर्तव्य पथ, आपको पता है दिल्ली में। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को नाम दिया गया है कर्तव्य भवन। इस बिल्डिंग में केंद्र सरकार के बहुत सारे विभागों के ऑफिस एक ही जगह पर एक साथ होंगे, इसको नाम दिया गया है कर्तव्य भवन। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग हो गई, ध्वजारोहण हो गया 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को सबसे ज़्यादा बार नेहरू जी 17, उसके बाद इंदिरा जी 16 और तीसरे नंबर पर अब आ गए मोदी जी, 12 बार ये ध्वजारोहण कर चुके हैं। इस बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था वो 79वां था। पहला हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1947 को था। तो इस हिसाब से हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था इस बार वो 79वां था और इसकी 78वीं वर्षगांठ थी। ये 79वां स्वतंत्रता दिवस था और इसकी 78वीं वर्षगांठ थी। ठीक है साहब। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नया भारत। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नया भारत। ठीक है साहब। इसमें भारत 2047 का जिक्र किया मोदी जी ने लाल किले से भाषण देते हुए, ठीक है, जिसका नाम था भारत 2047 रोड मैप। ठीक है। इसमें मोदी जी ने रिकॉर्ड 103 मिनट भाषण दिया। इसमें मोदी जी ने सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। चलिए ये सब चीज़ें अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, उसमें बातचीतें करेंगे। ठीक है। कहाँ से? 15 अगस्त को ये ध्वजारोहण हुआ है, यहाँ से अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। और एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा प्रयास तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।